बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 3। आज का हमारा टॉपिक है एल्गोरिदम एफिशिएंसी एंड स्केलेबिलिटी। एल्गोरिदम एफिशिएंसी का मतलब है कि एल्गोरिदम की क्या कारकर्दगी होती है, एंड स्केलेबिलिटी का मतलब है जब उसको अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अगर कोई टास्क मिल जाता है तो वो उसको कैसे मैनेज करता है, कैसे हैंडल करता है। और आज हम सबसे पहले देखते हैं एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी में हमारे पास क्या है, एल्गोरिदम की एफिशिएंसी क्या होती है। एल्गोरिदम एफिशिएंसी रेफर टू हाउ वेल एन एल्गोरिदम यूजेस रिसोर्सेज लाइक टाइम एंड स्पेस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, के हमारा जो एल्गोरिदम है वो कितने अच्छे तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ करता है जब उसने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो। और वो रिसोर्सेज क्या हैं, टाइम एंड स्पेस, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो कितना टाइम लेता है और उसके लिए कितनी मेमोरी लेता है, ये होती है उस एल्गोरिदम की एफिशिएंसी। द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम इज़ टिपिकली एवुलेटेड बेस्ड ऑन इट्स टाइम कम्प्लेक्सिटी, यानी कि इसको हम एवुलेट करते हैं किन बेसिस पे, टाइम कम्प्लेक्सिटी पे और उसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी पे। ठीक है, इन दोनों का मतलब क्या है कि अगर हाउ द रन टाइम इंक्रीजेज एज द इनपुट साइज़ इंक्रीजेज, यानी कि जितनी ज़्यादा इनपुट्स होंगी वो उतना ज़्यादा टाइम लगाएगा, और जितनी ज़्यादा इनपुट्स होंगी ऑटोमेटिकली उतनी ज़्यादा उसको क्या चाहिए होगी, मेमोरी भी चाहिए होगी। तो वो उसको किस तरह से मैनेज करता है, किस तरह से टाइम और मेमोरी को आपस में जो है वो क्या कहते हैं कि उसको किस तरह से मैनेज करता है, इसको कहते हैं एल्गोरिदम की एफिशिएंसी। हमारे पास एल्गोरिदम एफिशिएंसी की एक एग्जांपल है, कंसीडर टू सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स, यानी कि हम दो तरह के एल्गोरिदम्स यूज़ कर रहे हैं सॉर्टिंग। एक है बबल सॉर्ट, एक है मर्ज सॉर्ट। ठीक है, एक है बबल सॉर्ट, दूसरा है मर्ज सॉर्ट। वो कह रहा है बबल सॉर्ट एल्गोरिदम अगर आप यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होगा, हैज़ अ टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ n की पावर 2। ठीक है, मीनिंग डैट इफ़ द इनपुट साइज डबल्स द टाइम टेकन इंक्रीजेज बाय 4 टाइम्स। वो कह रहा है कि आप n, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक नंबर ऑफ इनपुट्स हैं। वो कह रहे हैं कि आपकी जितनी इनपुट्स होंगी उससे डबल आपका टाइम लगेगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व होने में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरे पास n की वैल्यू 2 है, ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, तो यानी कि नंबर ऑफ़ इनपुट्स 2 हैं, तो उसकी पावर 2 यानी कि उसको 4 टाइम लगेंगे। ठीक है, कि किसी भी प्रॉब्लम की जितनी ज़्यादा इनपुट्स होंगी उसको कंप्लीट होने में उससे डबल उस पर टाइम लगेगा। तो ये बिल्कुल भी एफिशिएंट मेथड नहीं है बबल सॉर्ट वाला। दूसरा हमारे पास है मर्ज सॉर्ट। इसमें क्या होता है, हाउ एवर has a time complexity of n log n which grows much more slowly as the input size increases, making it more efficient for long data sets। वो कह रहा है कि जब यहाँ नंबर ऑफ़ इनपुट्स बढ़ती हैं तो हमारा जो टाइम लगता है वो एज़ कम्पेयर टू, यानी कि जितनी इनपुट्स होती हैं और जितना टाइम उस पर लगना चाहिए उससे कम लगता है। उसकी रीज़न क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक लाइब्रेरियन है, उसको एक पूरा दिन मिलता है कि आपने 8 घंटे के अंदर सारी लाइब्रेरी की बुक्स सेट करनी है, और वो बुक्स कितनी होती हैं, एक 500 बुक्स होती हैं और उसने वो सेट करनी है 8 घंटों के अंदर। अगर उसको हम टास्क दे देते हैं कि तुम्हारे पास अब 2000 बुक्स हैं और इसी 8 घंटे के अंदर तुमने क्या करना है, मैनेज करना है, तो वो उसको मैनेज कर लेता है। यानी कि जितनी ज़्यादा उसको हमने इनपुट्स दी तो उसने उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं मांगा कि मुझे 2 दिन का टाइम दे दो। उसने क्या किया, उसी 8 घंटे के अंदर अंदर उसने बुक्स को मैनेज किया। सेम मर्ज सॉर्ट के अंदर भी यही सिनेरियो होता है कि जब भी नंबर ऑफ़ इनपुट्स हमारी इंक्रीज़ होती हैं तो वो टाइम हमारा स्लोअर हो जाता है एज़ कम्पेयर टू बबल सॉर्ट, कि वहाँ जैसे ही इनपुट्स बढ़ती थी वो टाइम भी बढ़ाता था। यहाँ जितनी भी उसको इनपुट दे दें वो उसी कम टाइम के अंदर उसको मैनेज करने की कोशिश करता है। तो हमारे पास जो आइडियल होता है वो मर्ज सॉर्ट होता है कि उससे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी के लिए हम दूसरा वर्ड ये यूज़ कर सकते हैं कि हैंडलिंग मोर, अडॉप्टेबिलिटी या फ्लेक्सिबिलिटी। उसका मतलब क्या है, ये स्केलेबिलिटी हम किसी एल्गोरिदम की पढ़ रहे हैं। ठीक है, एल्गोरिदम की स्केलेबिलिटी का मतलब ये है कि हम एल्गोरिदम को हमने तैयार किया था 5 इनपुट्स के लिए कि वो एट द सेम टाइम 5 इनपुट्स को डील कर सकता है। अगर उसको 5 से ज़्यादा इनपुट्स मिल जाती हैं तो एल्गोरिदम किस तरह से उसको मैनेज और डील करेगा उस टाइम के अंदर,
इस चीज़ को कहते हैं स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी रेफर टू एन एल्गोरिदम्स एबिलिटी, यानी कि एल्गोरिदम की एबिलिटी को कहते हैं टू मेंटेन इट्स एफिशिएंसी, कि वो अपनी कारकर्दगी को, एफिशिएंसी को किस तरह से मेंटेन करे। एज द साइज ऑफ इनपुट डेटा ग्रोज, यानी कि जब हमारी नंबर ऑफ इनपुट्स का जो डेटा होता है वो ग्रो करता है, ज़्यादा होता है हमारे डिज़ाइन किए हुए एल्गोरिदम से, तो वो उसको किस तरह से एफिशिएंटली उसको डील करता है, ये होती है किसी भी एल्गोरिदम की स्केलेबिलिटी। ठीक है, इसमें इसकी एग्जांपल ये है कि एक होटल है, ठीक है, वो एट द सेम टाइम 50 लोगों को डील कर सकता है। ठीक है, वहाँ पे जो सीटिंग ऑर्डर है, ये सारा कुछ सेटअप है, वो 50 लोगों को डील कर सकते हैं। सम टाइम कुछ इवेंट्स हो जाते हैं और उस होटल पे 100 से ज़्यादा लोग चले जाते हैं, तो वो उनको क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। जैसे कि ईद के मौके पे और कोई भी इवेंट्स हो जाते हैं तो वो उनको क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। सेम ये होती है किसी भी होटल की स्केलेबिलिटी। ठीक है, तो एल्गोरिदम की स्केलेबिलिटी क्या है? एन एल्गोरिदम दैट स्केल्स वेल विल परफॉर्म एफिशिएंटली इवन व्हेन द इनपुट डेटा इज सिग्निफिकेंटली लार्जर दैन व्हाट इट वाज इनिशियली डिज़ाइन फॉर। यानी कि जब हमने एल्गोरिदम को इनिशियली डिज़ाइन किया था तो हमने 10 इनपुट्स के लिए उसको डिज़ाइन किया था कि एट द सेम टाइम वो 10 इनपुट्स को क्या कर सकते हैं, एंटरटेन कर सकता है। लेकिन हुआ क्या, हम उसकी जब नंबर ऑफ़ इनपुट्स बढ़ी तो उसने स्टॉप वर्किंग नहीं हुई, बल्कि उसने बड़ी एफिशिएंटली उसको डील किया उसी टाइम के अंदर, उसी स्पेस के अंदर। ये होती है किसी भी एल्गोरिदम की स्केलेबिलिटी। अब नेक्स्ट है हमारे पास सूटेबिलिटी फॉर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। अच्छा, हमने शायद पिछले एक टॉपिक के अंदर ये चीज़ डिस्कस भी की थी कि सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्वेबल भी नहीं होते थ्रू एल्गोरिदम, हमने कुछ एक्सेप्शन में पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे सूटेबिलिटी ऑफ specific problems. Not all algorithms are suitable for all types of problem. The choice of algorithm depends on the problem specific requirements such as the need for speed, memory usage and nature of the data. यानी कि हमारे सारे के सारे एल्गोरिदम जो होते हैं वो हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं होते। ठीक है, not all algorithm are suitable for all types of problems. The choice of algorithm depends on the problem स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, यानी कि हमारी चॉइस होती है उनमें से कि हम प्रॉब्लम की नौइयत को देख के कुछ प्रॉब्लम को चूज़ करते हैं कि ये वाला जो प्रॉब्लम है वो इस तरह के प्रॉब्लम्स के लिए, ये वाला जो एल्गोरिदम है वो इस तरह के स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए सूटेबल है, तो हम उसको चूज़ कर लेते हैं। सच एज़ द नीड फॉर स्पीड, मेमोरी यूजेज को देखते हुए या नेचर ऑफ डेटा को देखते हुए। इन शॉर्ट कि हमारे हर एल्गोरिदम हर प्रॉब्लम के लिए सॉल्व करने के लिए नहीं होता। हमारे पास कुछ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं जिनके लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं एल्गोरिदम की, जिनमें हम उसकी स्पीड को देख रहे होते हैं, मेमोरी यूजेज को देख रहे होते हैं, नेचर ऑफ डेटा देख रहे होते हैं कि डेटा की नेचर क्या है वगैरह वगैरह। हम फिर उसके अकॉर्डिंग ही एल्गोरिदम को यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल उसने एग्ज़ाम्पल दी है, Imagine you are looking for a book in a small, unorganized collection. The best ways to check each book one by one. This is linear search. यानी कि हम लाइब्रेरी में गए, ठीक है, हमने एक बुक लेनी है, हमें नहीं पता कि बुक्स को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया गया है। अगर तो हमें पता हो कि ये कंप्यूटर सिस्टम की कबर्ड है, ठीक है, ये आगे केमिस्ट्री की है, इंग्लिश की है, यानी कि अगर तो ये सॉर्टेड होती, ऑर्गेनाइज्ड होती तो फिर तो ढूंढना आसान था। अब अगर ये ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं है, हर तरह की, हर सब्जेक्ट की कहानियों की बुक्स, नॉवेल्स वगैरह सारे कुछ ऊपर नीचे सारे मर्ज हुए पड़े हैं, तो फिर हमें एक एक बुक खोल के चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, द बेस्ट वे टू चेक ईच बुक वन बाय वन, दिस इज़ अ लीनियर सर्च। ठीक है, अब उसका एक और वे है, नो इफ़ योर बुक्स आर नीटली अरेंज अल्फ़ाबेटिकली on a shelf, you can quickly find the book by starting in the middle and deciding which half to search. This is a binary search. अच्छा, इसमें क्या होता है कि हमने अल्फ़ाबेटिकली बुक्स को यानी कि सॉर्ट कर दिया, तरतीब दे दिया, अरेंज कर दिया। अब हमें बुक ढूंढना आसान है। फॉर एग्जांपल मेरी बुक का नाम है कंप्यूटर साइंस, ठीक है, तो मुझे ए बी देखने की अब ज़रूरत नहीं है, या मैं डायरेक्ट जाऊंगी सी अल्फ़ाबेट पे और सी के नाम की इनिशियल में जिनका भी सी होगा उन सारी बुक्स को चेक करके मैं अपनी बुक को क्या करूँगी, फाइंड कर लूँगी, ढूंढ लूँगी।
तो वो क्या कह रहा है, यू कैन क्विकली फाइंड द बुक बाय स्टार्टिंग इन द मिडल एंड डिसाइडिंग विच हाफ टू सर्च, यानी कि आप बीच में भी जा सकते हो अल्फ़ाबेटिकली, आपको स्टार्ट से सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। एंड डिसाइडिंग विच हाफ टू सर्च, यानी कि किस हाफ पोर्शन को आपने सर्च करना है, किसको नहीं करना, ये होती है हमारे पास बाइनरी सर्च। अब उसने बताया एल्गोरिदम डिज़ाइन टेक्निक्स के एल्गोरिदम को डिज़ाइन करने की क्या क्या टेक्निक्स हैं और वो किस तरह से यूज़ होती हैं। एल्गोरिदम डिज़ाइन इज़ अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन कंप्यूटर साइंस, के एल्गोरिदम को डिज़ाइन करना एक क्रिटिकल पहलू है प्रॉब्लम सॉल्विंग इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, कंप्यूटर साइंस के अंदर अगर हमने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और उसके लिए अगर हमने एल्गोरिदम बनाना है तो एल्गोरिदम को डिज़ाइन करना है इट्सेल्फ एक क्रिटिकल और एक क्रूशल पार्ट है। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग सिस्टमेटिक मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली, यानी कि इसके अंदर हमें ये होता है कि हम जब एल्गोरिदम को डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर सिस्टमेटिक अप्रोच को यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली, यानी कि बड़े अच्छी तरीके से और बड़े इफ़ेक्टिव तरीके से। ठीक है, पुरअसर तरीके से। There are several well-known algorithm design technique that help in developing robust algorithm, यानी कि आपको बहुत सी टेक्निक्स मिल जाएंगी एल्गोरिदम को डिज़ाइन करने के लिए जो कि यूज़ होंगी डेवलपिंग रोबस्ट, यानी कि स्ट्रॉन्ग रिलायबल एल्गोरिदम, ताकि वो वैरायटी ऑफ कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स, यानी कि उसके पास जब प्रॉब्लम्स की वैरायटी आए तो वो हर तरह की प्रॉब्लम के साथ डील कर सके। जब हम उसको डिज़ाइन ही ऐसा करेंगे तो वो हर तरह के प्रॉब्लम को डील कर लेगा। ठीक है, सबसे बड़ी एग्जांपल उसने दी है डिवाइड एंड कंकर की। ठीक है, इसमें ये होता है डिवाइड एंड कॉन्कर इज़ अ पावरफुल एल्गोरिदम डिज़ाइन टेक्निक दैट वर्क्स ब्रेकिंग लार्ज प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल पार्ट्स, यानी कि वो बड़े प्रॉब्लम को डिवाइड कर देता है स्मॉलर जो होते हैं मैनेजेबल पार्ट्स के अंदर। ईच स्मॉलर पार्ट इज़ सॉल्व इंडिपेंडेंटली, हम उसके हर छोटे पार्ट को, यानी कि अगर एक हमारे पास प्रॉब्लम है तो वो उसको काट के फॉर एग्जांपल तोड़ के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेता है और हर पार्ट के साथ हम इंडिपेंडेंटली उसके साथ कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड देयर सोल्यूशन आर कंबाइंड टू सॉल्व द ओरिजिनल, यानी कि एक एक सेपरेट के साथ हमने डीलिंग करके एट द एंड हम क्या करेंगे, उन तीनों को कंबाइंड कर देंगे। ठीक है, यानी कि एक प्रॉब्लम है, एक मसला है जो बहुत बड़ा है, उसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया और हर हिस्से को इंडिपेंडेंटली हमने सॉल्व किया, फिर उन तीनों को आपस में एंड पे मिला दिया, यूँ कह लें। ठीक है, दिस अप्रोच इज़ पर्टिकुलरली इफेक्टिव for problems that can be divided into similar smaller problems, making it easier to find a solution step by step, यानी कि आप एक बड़े प्रॉब्लम को डिवाइड कर लेते हो स्मॉल सिमिलर उसके अंदर पार्ट्स के अंदर और एक एक को सॉल्व करके आप उसको ईज़िली उसका सॉल्यूशन हासिल कर सकते हो। अच्छा, यहाँ उसने एक एग्जांपल दी है, मर्ज सॉर्ट इज़ अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम। The algorithm begins by dividing an unsorted list into 2 halves. Each half is then sorted independently and finally the 2 sorted halves are merged together to create the final list. ठीक है, उसने एक डायग्राम का हवाला दिया है, वो हम डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, ये डायग्राम है, ये वो कह रहा है कि मर्ज सॉर्ट हम पढ़ रहे हैं और वो कह रहे हैं एक हमारे पास प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि एक हमारे पास लिस्ट पड़ी हुई है लेकिन अनसॉर्टेड है। लेकिन ग्रेटर नंबर हमारा बिल्कुल स्टार्ट पे पड़ा है, फिर स्मॉलर पड़ा है, फिर उससे छोटा पड़ा है, फिर उनसे थोड़ा बड़ा यहाँ पड़ा हुआ है। हालांकि इसकी तरतीब होनी चाहिए थी 3, 7, 12 एंड 14। ठीक है, ये होनी चाहिए थी, लेकिन ये अनसॉर्टेड है। अगर हमने इसको सॉल्व करना है मर्ज एल्गोरिदम के ज़रिए या मर्ज सॉर्ट प्रोसेस के ज़रिए तो हम क्या करेंगे, पहले इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, इसको क्या कर लेंगे, 2 हाफ्स के अंदर डिवाइड कर लेंगे। इसको सेपरेट कर लिया, ये इसको सेपरेट कर लिया, ये। ठीक है, फिर इसमें से हमें लगा कि जो इनमें से सबसे स्मॉलर है उसको लेफ़्ट साइड पे आना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, 7 को लेफ़्ट साइड पे ले आए, 14 को राइट साइड पे ले आया। सेम इस हाफ का हमने देखा कि इसमें से जो ये 3 था ये बिल्कुल अपनी जगह पे है, ये 12 जो है ये अपनी जगह पे है। फिर हमने क्या किया, अब चूँकि हमारे ये 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया है तो हमने अब इसको क्या करना है, सॉर्ट करना है। एंड पे जब हमने इसको सोल्यूशन निकालेंगे तो इस 3 को हम स्टार्ट पे ले आएंगे, फिर उससे बड़े को ले आएंगे, फिर उससे बड़े को ले आएंगे, फिर उससे बड़े को। इस तरह हमारी जो अरे है
ये हमारी ये लिस्ट है ये सॉर्टेड फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, छोटे से बड़े की तरह। तो इस तरह से हम अपने प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं। सेम उसने यही चीज़ एक्सप्लेन की है कि हम क्या करते हैं, डिवाइडेड एंड देन कंबाइन टू प्रोड्यूस अ सॉर्टेड आउटपुट, यानी कि पहले उसको डिवाइड कर दो फिर उसको सॉर्ट कर दो, यानी कि नंबर वाइज उसको सॉर्ट कर दिया। दिस विजुअलाइजेशन हाईलाइट्स द एफिशिएंसी ऑफ डिवाइड एंड कनकर अप्रोच, यानी कि डिवाइड एंड कनकर अप्रोच के अंदर यही होता है कि एक प्रॉब्लम है उसको डिवाइड कर लो स्मॉलर सिमिलर पार्ट्स के अंदर, फिर उसका सलूशन निकाल लो, फिर एट द एंड उसको फिर दोबारा से जोड़ लो, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास डिवाइड एंड कंकर टेक्निक, ठीक हो गया।